हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। और हमारी जो ज्योग्राफी पाठशाला की यात्रा चल रही है, उस यात्रा में साथ साथ आप धीरे धीरे चल रहे होंगे, लेकिन अपने प्रयास के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो लीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हूं पाठ नंबर 8 लेकर। पाठ नंबर 8 परि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वन शॉर्ट रिवीजन। अच्छा, अब एक मन में क्वेश्चन आता है, सर व्यापार तो हमने पढ़ लिया है, तो वापस बताना चाहूंगा, व्यापार आपने वहां पर विश्व के रेफरेंस में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे प्योरली भारत के रेफरेंस में कि व्यापार क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसमें आयात निर्यात, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो लीजिए, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देखिए, व्यापार क्या होता है, आपको पता है कि जब दो देशों के मध्य या दो संस्थाओं के मध्य निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ये बात की थी मैंने, निश्चित नियमों के हिसाब से, तो उसे हम व्यापार कहते हैं। और व्यापार में एक खास बात होती है, खास बात यह होती है कि व्यापार तब होता है जब उन दो देशों के मध्य संसाधन अलग अलग हो। मैं आपको जो कुछ बेचना चाह रहा हूं वो क्या नाम है, आपके पास नहीं हो, जो आप बेचना चाह रहे हो वो मेरे पास नहीं हो, संसाधनों में विभिन्नता हो। और आपको बताया था मैंने कि वह आपके जो क्या नाम है, रियो डी जेनेरो और केपटाउन के मध्य व्यापार नहीं होने का कारण क्या है कि दोनों के मध्य प्राकृतिक संसाधन समान है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब दो देशों के मध्य संसाधनों में भिन्नता हो, अलग हो, तो कुछ वस्तुओं का आयात और निर्यात क्या आता है, उसे ही हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। रटना नहीं, दो देश हैं, उनके मध्य संसाधन अलग अलग है, कुछ वस्तु ये खरीद रहे हैं, कुछ वस्तु ये खरीद रहे हैं, दोनों आपस में कर रहे हैं, इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब देखिए, भारत के आंकड़े में कहा तो भारत में 1950-51 में विदेशी व्यापार का मूल्य 1214 करोड़ था। आई रिपीट, यहां फैक्ट्स को याद करना है। अब आप बोलेंगे सर फैक्ट्स थोड़ी आएंगे क्वेश्चन में, माना कि ये फैक्ट्स नहीं आएंगे परीक्षा में या नहीं आ सकते, लेकिन आपने अगर इन फैक्ट्स को अपने प्रश्न में कहीं उत्तर में लिख दिया जहां पर व्यापार के बारे में बताया है, तो आपका उत्तर जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। तो फैक्ट्स को याद करना जरूरी है। 2016-17 में बता रखा है आपकी किताब में, सारे आंकड़े वहां के हैं। वहां पर आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना हो जाता है? 44,29,762 करोड़ हो जाता है। ठीक, कितना अंतर हुआ देख लीजिए आप। विदेशी व्यापार में इस वृद्धि के कारण क्या है कि इतनी वृद्धि हुई कैसे? हमारे देश के अंदर व्यापार का स्वरूप बदलता रहा है। आपको पता है कि पहले हमारे जब खाद्यान्न की समस्या थी तो हम आयात किसका करते थे? खाद्यान्न का करते थे। बाद में पेट्रोलियम का करते हैं, तो व्यापार का स्वरूप बदला है। तो पहला, सरकार की उदार नीतियां, हमने उदारीकरण किया, एलपीजी मॉडल लेकर आए, आपको पता है एलपीजी मॉडल लेकर आए थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनको अभी हमें भारत रत्न मिला है, और मनमोहन सिंह जी उनके वित्त मंत्री थे। एल यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसमें पूरे विश्व को एक तरीके से खोल दिया, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। आप कर सकते हैं, इसमें आयात व निर्यात के जो कर हैं उनको कम किया गया था। तो सरकार की उदार नीतियां, विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति, विनिर्माण का मतलब वो छोटी से छोटी वस्तुएं जिनको हाथ से मशीन से बनाते हैं, और बाजारों का विस्तार कर दिया, पूरे विश्व का बाजार का विस्तार कर दिया। अब देखिए, व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन का मतलब क्या होता है? किसी भी देश के व्यापार जो होता है, किसी भी देश के व्यापार, अब वो व्यापार क्या हो सकता है? आपका राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। उसमें आयात व निर्यात मूल्य के आधार पर, आयात व निर्यात मूल्य के आधार पर व्यापार संतुलन को तय किया जाता है। यहां पर रटना नहीं है बेटा, आपको क्या करना है? किसी भी देश के व्यापार, जैसे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कोई भी हो सकता है, उसमें आयात व निर्यात मूल्य के आधार पर व्यापार संतुलन को तय किया जाता है। 2018 की बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आया था, मैं आपको बताता हूं प्रश्न क्या था, समझिए आप। प्रश्न ये था, उसमें मुझे एग्जैक्ट आंकड़े तो याद नहीं है, लेकिन यूं था कि भारत में सन 2001 में आयात जो मूल्य रहा व्यापार का, वो रहा मान लीजिए 5,000 करोड़ रहा, तथा निर्यात मूल्य जो रहा, निर्यात मूल्य या निर्यात व्यापार रहा, वो रहा 4,226 करोड़ रहा। तो बताइए व्यापार संतुलन कैसा रहा? आप देख रहे हैं कि यहां पर आयात मूल्य ज्यादा है और निर्यात मूल्य कम है। जब आयात मूल्य ज्यादा होता है निर्यात से, आयात का मतलब वस्तुएं आपने मंगाई है, वस्तु मंगाई तो जेब से पैसा दिया है, जेब से पैसा दिया है, तो आपका जो होगा भुगतान होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक भुगतान व्यापार संतुलन। उस क्वेश्चन में केवल इतना सा पूछा था कि क्या संतुलन है। अगर
अगर मान लीजिए जो आपका निर्यात मूल्य ज्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए 8,000 हो जाए, तो ये हो जाएगा धनात्मक भुगतान व्यापार संतुलन। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के निर्यात व्यापार का बदलता स्वरूप कैसा है। मैंने बताया था कि निर्यात के अंदर क्या कर दिया गया है। निर्यात का मतलब होता है वस्तुओं, तो आयात निर्यात आप समझते हैं। आयात का मतलब होता है कि वस्तुएं जो होती है उनको आप खरीद रहे हैं, और निर्यात का मतलब होता है वस्तु बेच रहे हैं। फायदेमंद क्या है, मंगाना भी फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है किसी देश के व्यापार के लिए कि आप निर्यात ज्यादा करें, क्योंकि आप जब निर्यात ज्यादा करेंगे तो आपके मुद्रा का प्रवाह आपकी तरफ आएगा। समझ लीजिए, मैंने आपको बेचा कोई चीज, तो आप मुझे पैसा देंगे तो मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा, तो ज्यादा अच्छा है कि निर्यात ज्यादा हो बजाय आयात के, है ना। वैसे दोनों होने चाहिए। तो पहला क्या है, कृषि उत्पादों का हिस्सा घटा है, क्योंकि अब कृषि पर निर्भरता कम हो रही है, तो कृषि उत्पादों का भारत के निर्यात में उस हिस्सा घटा है, और विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का हिस्सा बढ़ा है। अब कृषि उत्पादों का हिस्सा घटा है और हम विनिर्मित वस्तु ज्यादा बेच रहे हैं। सन 2016-17 में भारत के कुल निर्यात मूल्य में, निर्यात मूल्य आई रिपीट, यानी आप वस्तुओं को बेच रहे हैं, उसमें विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 73.6% हो गई है। अभी भी यहां कहा था कि विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, तो कितनी हो गई है, 73.6। भारत के विदेशी व्यापार में रत्नों व आभूषणों की बड़ी हिस्सेदारी बढ़ी है। किसकी हिस्सेदारी बढ़ी है, रत्नों और आभूषणों की बढ़ी है। चीन तथा अन्य पूर्वी एशियाई देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी है, जानते हैं हम। चीन हमारा सबसे ज्यादा कंपटीटर है, क्योंकि चीन हर चीज को सस्ते बेचता है ना, थोड़ा आकर्षक उसकी पैकेजिंग होती है, तो चीन हमारे लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। अब क्या हुआ है, जो परंपरागत वस्तुएं हैं, ये निर्यात की बात कर रहे हैं, केवल आयात की बात नहीं करें। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में, जैसे कृषि उत्पाद हुआ, कॉफी हुआ, काजू हुआ, दाल हुआ, उसमें गिरावट दर्ज हुई है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण। क्यों हुई है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट हुई है। लेकिन आपके ताजा फल है, समुद्री उत्पाद है, चीनी है, उसके निर्यात में वृद्धि हुई, वहां पर आप उनको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में आयात व्यापार का बदलता स्वरूप, अब निर्यात हो गया, आयात में आ गए। 1950 है ना, एवं 1960 के दशक में आयात किसका करते थे हम, किस चीज को मंगाते थे भाई, खाद्यान्न नहीं था हमारे पास। सबसे बड़ी समस्या थी खाद्यान्न की, क्योंकि हमारे सारे उत्पादक क्षेत्र कहां चले गए थे, या तो पाकिस्तान में चले गए थे, पश्चिमी या पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, तो खाद्यान्न को हम आयात करते थे। 1967 में हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न के आयात पर रोक लग गई, क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न सफिशिएंट हो गया। लेकिन 73 में ऊर्जा संकट के कारण, पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण, फिर पेट्रोल तथा उर्वरकों का आयात किया गया। जब खाड़ी देशों ने 1991 के आसपास की बात करें, 73 के आसपास की बात करें, वहां पेट्रोल का आयात ज्यादा किया जाता है। भारत में आयात संगठन कैसा है, 2016-17 ही मैंने कहा था, उसी के आंकड़े दे रखे हैं। ईंधन, उसको आयात किया जा रहा है, और पूंजीगत वस्तुएं, जिसमें निर्यात अभिमुख उद्योग एवं घरेलू क्षेत्रों की बढ़ती मांग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि की जा रही है। पूंजीगत वस्तु यानी ऐसी वस्तुएं जो वैल्यू एडेड होती है, इसके अंदर ज्यादा मूल्य होता है, तो ये यहां पर आयात की जा रही है। मूल्यों के अनुसार कुछ वस्तुओं का आयात, पहला है पेट्रोलियम तथा इससे बने उत्पाद, ये ज्यादा आयात है। फिर एलो धातु है, सबसे लास्ट तीसरे नंबर पर मोती एवं बहुमूल्य रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, भारत का उद्देश्य है। भारत का उद्देश्य यह है कि आगामी 5 वर्षों में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी दुगनी कर दें। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी दुगनी कैसे करोगे, मुझे बताओ। आप, ये एक देश है, दूसरा देश है, तो हम चाहेंगे कि सामने वाले को हम यहां पर व्यापार करने के लिए मजबूर करें, आकर्षित करें। तो पहला कर दिया गया, आयात का उदारीकरण कर दिया। आयात का उदारीकरण यानी आप कोई वस्तु अगर वहां से आ रही है, तो अपने आयात पर टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि अगर आयात पर टैक्स लगाते हैं तो उसकी वस्तु हमारे देश में आने पर टैक्स के कारण महंगी हो जाएगी। आप सपोज कीजिए ये इंडिया है और ये मान लीजिए आपका पाकिस्तान है, आपने कहा कि यहाँ कोई वस्तु उगा देंगे और यहीं पर हम टैक्स लगा देंगे। मान लीजिए वो एक वस्तु 10 रुपए की थी और आपने उस पर क्या कर दिया, 10% टैक्स लगा दिया, ठीक है ना। तो 10%, 10 का कितना हो गया आपका, 10% का मतलब हो गया 1 रुपया, यानी वो वस्तु 11 रुपए की हो गई। तो ठीक है ना, तो वस्तु महंगी हो गई। अब वस्तु महंगी हो गई तो क्या होगा, लोग उसको कम खरीदेंगे। इसलिए क्या कर दिया, आयात का उदारीकरण किया, आयात कर को कम किया गया है। आयात करों में कमी, सेकंड चीज देखिए। और डी लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस व्यवस्था से मुक्ति दे दी गई। लाइसेंस व्यवस्था से मुक्ति दे दी गई। कोई बाहर से कंपनी आ रही, काम कीजिए आराम से, आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कुछ नियम लगेंगे बस। भारत का विदेशी व्यापार समुद्र तथा वायु मार्ग, सड़क मार्ग द्वारा। समुद्र सबसे, जो भारत का विदेशी व्यापार होता है जब सबसे ज्यादा होता है समुद्र तथा वायु मार्ग द्वारा, ये तो सब देशों में होता है। और सड़क मार्ग द्वारा भी होता है, हमारे नेपाल, भूटान एवं पाकिस्तान जो हमारे स्थलीय देशों से लगे हुए हैं, वहां भी ये व्यापार होता है।
भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है समुद्री मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा। समुद्री मार्ग की बात करें तो हमारे पास में समुद्री पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग है, ये आपको पता है। भारत में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक, पूर्वी तट पर की अपेक्षा, है ना। अगर हम इसको देखें कि क्यों है, तो आप लोगों यहां पर देखते हैं हम लक्ष्य। आप देखिए, हम अगर बात करें बेटा, ये आपकी हमारी तटरेखा, ये कोस्ट है ना, जो आपको बात की थी 6100 किलोमीटर है। तो यहां पर ये जो पश्चिमी तट है, यहां पर बंदरगाह ज्यादा है विकसित पूर्वी तट के पास। तो यहां पर बेटा 3 कारण है। पहला है ऐतिहासिक, पहला है आपका ऐतिहासिक कारक। अब ऐतिहासिक कारक से पहले हम भौगोलिक कारक पढ़ेंगे। भौगोलिक कारक क्या है कि बेटा यहां का जो तट है वो क्या है, जलमग्न है। जलमग्न होने के कारण गहरा है, ज्यादा गहरा है, और गहरे होने के कारण जहाज यहां पर आराम से आते हैं, अपना व्यापार करते हैं। जबकि आपको पता है कि सारी नदियां इधर जाती हैं, आपकी गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, तो यहां पर क्या है, मलबा जम जाता है, आपका डेल्टा हो जाता है। डेल्टा के कारण जहाज यहां पर जा नहीं पाते हैं, पास में जाने में दिक्कत आती है। तो एक मलबे के कारण यहां पर नहीं, ये तो भौगोलिक कारक हो गया। ऐतिहासिक कारक की बात करें तो आपको पता है कि यहीं से ही अगर हम बात करते हैं, यहां से पाकिस्तान हो गया, फिर यहां से अगर बात करें तो यहीं से यूरोपियन जो लोग थे स्वेज मार्ग से यहां पर आ रहे थे। तो यूरोपियन कंट्री के पास में सबसे नजदीक कौन था, पश्चिमी तट था, इसलिए इन्होंने यहां पर व्यापार कोठियां लगा दी। आर्थिक कारक की बात करें तो समझिए आप, इसके पास में देखो, मैं बड़ा आपको देखिए बिल्कुल उस हिसाब से समझा रहा हूं कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। अगर आर्थिक कारक की बात करें तो पश्चिमी तट के पास में ही आपके महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ये सारे विकसित राज्य हैं। जबकि पूर्वी तट के पास उड़ीसा रहा, झारखंड रहा, वेस्ट बंगाल रहा, छत्तीसगढ़ रहा, ये सब गरीब राज्य हैं। तो आर्थिक कारण के कारण भी यहां पर व्यापार कम होता है, समझ रहे। तो देखिए, पहला ऐतिहासिक कारक आपको बता ही दिया मैंने। ऐतिहासिक कारक का मतलब क्या है कि यूरोपीय जो लोग थे या अंग्रेज थे, उनके पास में ये तट क्या था, नजदीक था, पास में था, पहला। दूसरा मैंने बता दिया आपको, दूसरा बता दिया भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक बता दिया कि जो पश्चिमी तट है वो क्या है, जलमग्न है, यानी ज्यादा गहरे हैं, जहाज आ सकते हैं। जबकि जो पूर्वी तट है ना, वहां पर क्या है, नदियों द्वारा अवसाद जमा है, और अवसाद के कारण बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं। आर्थिक कारण बता दिया कि पश्चिमी जो तट है ना, ये बताया मैंने आपको, इसके पास में आपके कर्नाटक ले लीजिए, आपका मुंबई ले लीजिए, और आपका गुजरात ले लीजिए, ये सब विकसित राज्य हैं। जो कि पूर्वी तट के पास में हमारे जो गरीब राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़, या फिर हम बात करें झारखंड, या हम बात करें बिहार, या हम बात करें, काफी चीजें ले सकते हैं, झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया ना, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यह सब चीजें ले सकते हैं। अब देखिए, यूरोपीय व्यापारियों के आगमन, अब आप ये सब समझ गए, 3 कारक का, ऐतिहासिक, आर्थिक, और आपका क्या नाम है, भौगोलिक। देखो, यूरोपीय व्यापारियों के आगमन तथा अंग्रेजों द्वारा भारत को उपनिवेश बनाने के बाद समुद्री बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग बन गए थे, क्योंकि वो वहीं से व्यापार कर रहे थे। व्यापार का जरिए समुद्र था। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पतन है और 200 छोटे पतन है। इन पत्तनों की बात करें तो अंग्रेजों ने इन पत्तनों का उपयोग क्या किया कि इनके पश्च प्रदेश जो होते हैं, पश्च प्रदेश का मतलब होता है कि कोई भी पतन, जैसे मान लीजिए ये आपको बता दिया था, पश्च प्रदेश का मतलब होता है जैसे कांडला है यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में, तो कोई पतन अपने जितने क्षेत्र को सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे पश्च प्रदेश कहते हैं। यहां पर प्रश्न आया हुआ है एक परीक्षा में कि आप राजस्थान के व्यवसायी हैं, तो आप कौन से पतन का उपयोग करेंगे, आप करेंगे कांडला पतन का, पास में है ना। तो इन्होंने क्यों किया, क्योंकि संसाधनों का दोहन कर सके। बाद में रेलवे के विस्तार के कारण स्थानीय बाजार क्षेत्रीय बाजारों से जुड़ गए। जब रेल का विस्तार हुआ, पहले तो देखो पतन यहां थे, लेकिन जब रेल का विस्तार हुआ तो समझिए, छोटे से जो आपके, इसको समझिएगा ध्यान से, जो क्षेत्रीय बाजार थे वो स्थानीय बाजार से जुड़ गए। आपके स्थानीय बाजार, जैसे मान लीजिए गांव में कोई चीज बनाई है आपने, तो आपने रेल के पास से, रेल के द्वारा आपने उसको स्थानीय बाजार में भेज दिया। स्थानीय बाजार कहां जुड़ गए, राष्ट्रीय बाजारों से, और राष्ट्रीय बाजार कहां जुड़ गए, आपके अंतरराष्ट्रीय बाजार से। एक कनेक्टिविटी बन गई। तो ये कैसे कनेक्टिविटी बनी, रेलवे के कारण। देश के विभाजन, अब देखिए देश का विभाजन होता है तो एक चीज और देखिए, देश का विभाजन होता है तो एक नुकसान होता है, आप इसको समझिएगा कि जब देश का विभाजन होता है तो हमारे यहां पर जो बंदरगाह था, कराची था, इधर पाकिस्तान में कौन सा था, कराची, जो भारत में था वो पाकिस्तान में चले गया, ये नुकसान हो गया। और यहां पर वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह था, उसका नाम था चिटगांव,
वो भी कहां चलेगा? आपके पूर्वी पाकिस्तान में, यानी हमारे बांग्लादेश में चलेगा। ठीक है, अब इसका नुकसान हुआ कि चले गए, तो उसके एवज में किसको विकसित किया गया? यहां पर विकसित किया गया कांडला को। किसको किया गया है? कांडला को, कच्छ की खाड़ी के पास में कांडला को। और यहां पर किसको विकसित किया गया? यहां पर वेस्ट बंगाल में विकसित किया गया है डायमंड हार्बर को, जो कलकत्ता के पास है, उसको विकसित किया गया। तो क्यों किया गया समझ में आ रहा है? एक तो उधर चले गया पाकिस्तान में, एक चले गया बांग्लादेश में। तो देखिए, ये कराची पतन पाकिस्तान में, चिटगांव पतन पूर्वी पाक में चले गया, बांग्लादेश में चले गया, बांग्लादेश में चले गया। और जिसके कारण क्या हुआ है, क्षतिपूर्ति में कराची के स्थान पर कांडला और चिटगांव के स्थान पर हुगली नदी पर डायमंड हार्बर पतन का विकास किया गया है। वर्तमान में भारतीय पतन घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार का निपटारा करते हैं। इनका आधुनिकीकरण कैसे किया गया? इनकी जिम्मेदारी सरकारी और निजी संस्थाओं को दी गई है ना। और जिसके कारण भारतीय पतनों की नौभार निपटान क्षमता देखिए 1951 में मात्र 20 मिलियन टन थी, और जो 2016 में 837 मिलियन टन हो गई है। नौभार निपटान क्षमता का मतलब क्या होता है, ये भी समझिए आप। नौभार निपटान क्षमता का मतलब कोई पतन कितने जहाज उसके पास आते हैं रोजाना, कितने जाते हैं, कितना व्यापार करता है, उस पर निर्भर करता है। भारत के मुख्य पतन और बंदरगाह, पतन क्या होते हैं आपको बता रखा हूं, बंदरगाह क्या होते हैं। ये पतन बंदरगाह एक ऐसे क्षेत्र होते हैं समुद्र के पास में जहां जहाज आते हैं, अपने सामान को गोदाम में उतारते हैं, गोदाम से फिर वो रेल के द्वारा, सड़क के द्वारा उनको पश्चिमी प्रदेश में उनकी सेवाएं दे दी जाती है। तो पहला हम पढ़ेंगे कांडला बंदरगाह। देखिए, ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कांडला का विकास कराची के पतन के स्थान पर हुआ, बात हो चुकी है। यह पतन देश के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी राज्यों पंजाब, हरियाणा को सेवा देते हुए मुंबई पतन पर दबाव को कम करता है। मुंबई पतन पे दबाव को कम करता है ना। तो इसका पतन प्रदेश देखिए पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, पंजाब, हरियाणा। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप देखिए यहां पर हम देखते हैं कि देखिए आपका कांडला यहां पर है, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंबाती खाड़ी। तो कांडला यहां पर हुआ, और ये क्या कर रहा है आपका उत्तरी पंजाब, क्योंकि यहां पर कोई तट नहीं है इनके पास में, तो उत्तर के और उत्तरी पश्चिमी राज्यों को ये क्या कर लेता है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और इसके कारण क्या हुआ, जो मुंबई बंदरगाह जो यहां पर है, वहां पर से क्या हुआ है कि वहां पर वजन कम हुआ है। जिसमें क्वेश्चन आया था कि आप राजस्थान के व्यापारी तो किसको चयन करेंगे, सीधा सा दिख रहा है, आप कांडला को उसका चयन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें यहां पर, और ये क्या करता है, दबाव कम कर रहा है। पेट्रोलियम उर्वरक मुख्य उत्पाद है। कांडला पतन पर दबाव करने के लिए वाडीनार टर्मिनल विकसित किया गया। टर्मिनल विकसित किया गया वाडीनार, एक छोटा सा पतन क्षेत्र होता है जहां जहाज अपने सामान को उतार देते हैं, जैसे स्टेशन होता है ना, उस टाइप से। मुंबई पतन, यह भी एक प्राकृतिक पतन है जो देश का सबसे बड़ा पतन है, और यह पतन स्वेज नहर के निर्माण के पश्चात, देखिए अगर आप इस थोड़ा सा नक्शे में अगर आप देखेंगे, यहां से भारत को अगर थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो यहां से आपको पता है ये मुंबई बंदरगाह हो गया, और यहां से आपका क्या हो गया, स्वेज नहर का मार्ग हो गया। स्वेज नहर का यहां पर मार्ग हो गया। अब स्वेज नहर के मार्ग के निर्माण के कारण ये कह रखा है, ये मध्य पूर्वी यानी अरब देशों के साथ में, आपके ईरान, इराक के साथ में, भूमध्य सागरीय देशों के साथ में इसकी नजदीकी बढ़ गई है, जिसके कारण सर्वाधिक विदेशी व्यापार करता है, सर्वाधिक विदेशी व्यापार करता है। क्योंकि इस साइड में क्या है आपके, इधर आपकी उत्तर पूर्वी आपके यूरोपीय कंट्री आ गई, सब कुछ आ गई है ना। ये देश का सबसे बड़ा टर्मिनल पतन है, 54 गोदियां हैं, टर्मिनल पतन है, यानी यहां पर जहाज जो होता है, व्यापार बहुत ज्यादा होता है, आसपास के जहाज भी यहां पर आते हैं। एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गुजरात मुंबई पतन के लिए पश्चिम प्रदेश का निर्माण करता है। अभी मैंने बात करी थी आपसे, अभी मैंने बताया था कि कांडला पतन बनने के बाद में, कांडला पतन बनने के बाद में वहां पर थोड़ी सी क्या हुई है, कमी आई है। नहीं तो कांडला पतन क्या कर रहा है, देखिए कांडला पतन करने के बाद में यहां पर आई है। नहीं तो महाराष्ट्र पतन क्या करता है, महाराष्ट्र को, एमपी को, यूपी को, राजस्थान को यहां पर अपने पश्चिम प्रदेश की सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है ना। तो आपको रटना नहीं, आपके आसपास के क्षेत्रों को ही लेना है, कोई ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज होंगे कि सर हम किसको लें, ऐसा कतई नहीं है। अच्छा देखिए आगे, आगे क्या है आपका, आगे जवाहरलाल नेहरू पतन, नहवा पतन, ये भी मुंबई पतन के पास में है, और ये मुंबई पतन पर दबाव कम करने के लिए किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है, कंटेनर पतन, ठीक है, जहां सामान का ज्यादा स्टॉक होता है। मार्मोगांव पतन, ये गोवा के जुआरी नदी पर प्राकृतिक पतन है। ईरान को लोहे अयस्क निर्यात किया जाता है। कोंकण रेलवे, देखिए एक बात आप समझिए, इसको आपने इसको अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, आपका जो गोवा पतन ये रहा, ठीक है, और आपको कोंकण रेलवे कराई थी 1998 में बनी थी, 760 किलोमीटर थी, जो मुंबई के रोहा से लेकर गोवा से होते हुए मैंगलोर तक जाती थी। तो जब पश्चिमी, और मैंने बताया पश्चिम प्रदेश की
समझना आप जरा, पृष्ठ प्रदेश की विस्तार कौन करता है सेवाओं का? रेल या ट्रेन करती है। यहां पर रेल भी नहीं थी, ट्रेन भी नहीं थी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कोंकण रेलवे के बाद इस पतन का पृष्ठ प्रदेश बढ़ गया। बढ़ेगा ही ना, जोड़ दिया गया। और कहां तक बढ़ गया है वो? कर्नाटक, गोवा या दक्षिणी महाराष्ट्र तक कर दिया गया। यानी कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र तक, यानी यहां से है आपका, तो देखो कर्नाटक हो गया आपका, गोवा तो है ही, और दक्षिणी महाराष्ट्र का हिस्सा ये यहां तक हो गया, कर्नाटक तक इसका विस्तार हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पतन क्या है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, थोड़ा सा अपन नक्शे के हिसाब से करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पतन है न्यू मैंगलोर पतन, ये कर्नाटक में है जी, और ये कर्नाटक इसी का पृष्ठ प्रदेश है, पेट्रोलियम, उर्वरक, कॉफी निर्यात करता है। अगला है कोची पतन, ये पतन केरल में वेमनाथ झील के पास स्थित है, केरल में वेमनाथ झील के पास। और जैसे मैंने बताया था कि स्वेज नहर का नजदीकी जिस प्रकार से मुंबई पतन से थी, उतनी ही नजदीकी कोची पतन से है, स्वेज की और कोलंबो की। तो लिखा गया है कि ये प्राकृतिक पतन है, ये पतन स्वेज कोलंबो मार्ग के पास में स्थित है। और चूंकि वहां पर स्थित है, आप यूं समझिए बेटा, यहां से समझिए, यहां से आपका ये सऊदी अरब चल रहा है, और यहां से आपके लोग स्वेज नहर से आ रहे हैं। तो यहां पर आने के कारण सबसे पहले कालीकट में आए थे, आपको पता है, यहां पर आए थे। तो ये क्या था, इसको यहां पर व्यापार का केंद्र होने के कारण केरल, अगर आपसे पूछे कौन से पतन को हम क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं, तो आपके पास में जवाब आएगा कोची पतन। और झील की बात करें तो वेमना झील भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पास पास में है ना। यह पतन केरल, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु को अपनी सेवा देता है। अभी केरल, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक की बात है तो आप सोचेंगे कि सर ये हम कैसे याद करें? बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, आप देखिए इसने क्या कहा कि कोची में है, ठीक है ना, तो केरल तो हो ही गया। फिर दक्षिणी कर्नाटक क्यों बोला? क्योंकि उत्तरी कर्नाटक को गोवा दे रहा है, उत्तरी कर्नाटक को गोवा दे रहा है, तो दक्षिणी कर्नाटक को देंगे। और तमिलनाडु कौन सा हुआ? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु हो गया। पूर्व वाले तो पहले ही से यहां पर खूब बंदरगाह है, ठीक है ना, तो इस कारण रटना नहीं है। देखो उसके पास का हिस्सा है, उसके पास का हिस्सा है। आप यहां पर है तो दक्षिणी कर्नाटक को दे देंगे, इस वाले को तो उत्तरी कर्नाटक को तो गोवा दे रहा है, और यहां से दक्षिण पश्चिम हिस्से को देंगे, और पूर्वी को तो यहां पर काफी है, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, अभी बात करेंगे हम, काफी बंदरगाह है, तो वहां से सेवाएं मिल जाएगी। नक्शे के हिसाब से देखेंगे, नक्शा साथ में रखेंगे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, और अब है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह समझिए आप, ये पतन पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थित अंदर स्थित है। अगर आप बात करेंगे, इसको थोड़ा नक्शे से समझेंगे, तो आप यूं मानिए कि यहां कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट से अंदर की ओर है, और इसीलिए इसको अंतर्देशीय पतन कहते हैं। और ये जुड़ता किससे है? हुगली नदी के द्वारा समुद्र से जुड़ता है ना। कोलकाता बंदरगाह वर्तमान में हुगली नदी द्वारा लगाए गए। इसके पास में कोलकाता पतन के साथ दो तीन समस्या है। पहला तो है कि हुगली नदी ने यहां पर अवसाद जमा कर दिया है। क्या कर दिया है? अवसाद जमा कर दिया है। अवसाद जमा हो जाएगा तो फिर बाद में जहाज नहीं जा पाएंगे। दूसरा क्या हुआ, इसके पास में पारादीप, विशाखापट्टनम, है ना, ऐसे बंदरगाह विकसित हो गए हैं, जिसके कारण इसकी उपयोगिता कम हो गई है। सबसे पुराना पतन है कोलकाता पतन, लेकिन विशाखापट्टनम और पारादीप पतनों के विकास के कारण इसकी उपयोगिता कम हो गई है। अब देखिए, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी यूपी, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्यों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे याद करें, कितना याद करें? कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको बताते हैं याद कैसे करें। देखिए, बात कर रहे हैं आप पश्चिम बंगाल की, तो ये देखो पश्चिम बंगाल को तो सेवा प्रदान करेगा ही करेगा। उड़ीसा की तो बात ही मत करो, वहां तो खूब पतन है, पारादीप पतन है। पहले से मैंने बताया कि पारादीप पतन और विशाखापट्टनम पतन के विकसित होने के कारण यहाँ की उपयोगिता कम हुई है। अब सेवा किसको करेगा? देखो, झारखंड को कर देगा, छत्तीसगढ़ को कर देगा, बिहार को कर देगा। यूपी का पूर्वी विभाग, सर पश्चिमी कहां गया? अरे पश्चिम को तो महाराष्ट्र कर रहा है, पश्चिम को कांडला कर रहा है, तो पश्चिमी भाग इधर गया, ठीक है ना। तो इस किसको कर रहा है? आपके झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम पूर्वी यूपी, आपके सिक्किम और पूर्वी उत्तरी राज्य। अच्छा सर कोई देश भी है क्या? अरे भाई यहां पर नेपाल है और यहां पर भूटान है। ये जो नेपाल है ना, इसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, और भूटान के पास भी नहीं है, तो इनको भी ये क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है। नेपाल और भूटान को भी क्या कर रहा है? सेवाएं प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक सेकंड यहां पर आ जाइए। हाँ, तो ये कर रहा है इसके, और नेपाल भूटान को भी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कोलकाता बंदरगाह को ऐतिहासिक लाभ प्राप्त है। पहला तो क्या है कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मुंबई पतन की भौगोलिक विकास अंग्रेजों ने किया गया था। सबसे पहले अंग्रेजों का फोकस क्या था? कोलकाता पे था। और फिर आपको पता है ये राजधानी भी रहा, ये ब्रिटिश काल की राजधानी भी रहा था, इस कारण इसको ज्यादा फायदा हुआ है। अब इस पतन पे दबाव कम करने के लिए एक पतन और बनाया गया, हल्दिया पतन बनाया गया, जो लोहे, अयस्क, पेट्रोलियम, कोयला, जूट, उर्वरक, जूट का जो करेगा, जूट का उत्पादन होता है सर्वाधिक वहां पर,
पारादीप पतन मैंने अभी बात की थी, मतलब उसकी उपयोगिता कम हो गई थी कोलकाता पतन की, तो उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा पर स्थित है। पोताश्रय सबसे गहरा है इसका पोताश्रय। पोताश्रय क्या होता है सर? पोताश्रय समुद्र का वो कटा फटा भाग होता है यहां पर जहां पर जहाज आते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? ईंधन भराने के लिए, समुद्री तूफान से सुरक्षा के लिए वहां पर रुकते हैं। जबकि पतन व्यापार के लिए होते हैं, जो जहाजों के निपटान के लिए उपयुक्त है। लोहो एस के निर्यात के लिए जो उड़ीसा, झारखंड व छत्तीसगढ़ को सेवाएं प्रदान करता है, तो अपने पास के क्षेत्र को यह सेवाएं प्रदान कर देता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। डॉल्फिन नामक चट्टान को काटकर बनाया गया है, तो डॉल्फिन चट्टान का संबंध किससे है? विशाखापट्टनम से है। लोह एस्क व पेट्रोल के निपटान के लिए विकसित यह पतन आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को अपनी सेवा प्रदान करता है। ये केवल आंध्र प्रदेश को करता है। अब आंध्र प्रदेश से टूट कौन गया? तेलंगाना। और तेलंगाना, आपको पता है कि तेलंगाना के पास में कोई तटीय सीमा नहीं है। तेलंगाना के पास में कोई तटीय सीमा नहीं है, और तटीय सीमा नहीं है, यहां से थोड़ा नक्शा ये पुराना है बेटा। तेलंगाना के पास में तटीय सीमा नहीं है, तो यहां से जो तेलंगाना है उसको क्या करता है? यहां पर यह सेवा प्रदान करता है। आगे देखिए आप चेन्नई पतन, ये तमिलनाडु में है। ये पतन पूर्वी तट पर स्थित पहला कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह है, पूर्वी तट पर स्थित। और इस कृत्रिम पतन के निकट उथला जल होने के कारण विशाल जहाज के लिए अनुकूल नहीं है। ये तमिलनाडु और पांडिचेरी को पश्चिम प्रदेश यानी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एन्नोर पतन, ये भी तमिलनाडु में है। कहां भैया? ये भी तमिलनाडु में है, और ये चेन्नई पतन के भार को कम करने के लिए करता है। तूतीकोरन पतन, ये भी तमिलनाडु में है, और ये भी चेन्नई पतन के भार को कम करने के लिए बनता है। तो भैया चेन्नई पतन के भार को कम करने के लिए कौन कौन बना है सर? एक तो एन्नोर बना है, और एक कौन बना है सर? तूतीकोरन बना है। कौन बना है? तूतीकोरन बना है। और दोनों कहां पर है? तमिलनाडु में है। कोयला, नमक, खाद्य तेल, चीनी, पेट्रोलियम उत्पादों का ये पेट्रोलियम उत्पाद जो है उनका व्यापार करता है। नेक्स्ट क्या है? भारत के प्रमुख हवाई अड्डे या वायु मार्ग। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लंबी दूरी तय करनी हो, अधिक मूल्य वाली वस्तु भेजनी हो, खराब नहीं इसलिए भेजनी हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? ये वायुयान का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है ना। लेकिन भारी स्थूल व वस्तुओं को ले जाने में ये अनुपयुक्त। मान लो बड़े बड़े जहाज या कोई बड़ी मशीनें देनी हो, तो वो आप नहीं ले सकते, उसके लिए जहाज चाहिए। और चूंकि इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्ग अधिक महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय मार्ग व्यापार में महासागरीय मार्ग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो वायुयान होते हैं या अन्य कोई सामान होते हैं, ये भारी व स्थूल वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकते। वापस देखें 2016-17 की रिपोर्ट है, इसमें भारत में 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखिए मैंने आपको इस हिसाब से समझा है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, परीक्षा में भी आ जाए आप यूं लिखेंगे ये यहां पर, ये यहां पर, उससे बेटर आप इस तरीके से नक्शा बना दीजिए। देखिए हम शुरू करते हैं ऊपर, पहला श्रीनगर है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। लखनऊ कहां पर है सर? लखनऊ यूपी में है। पटना कहां पर है सर? पटना बिहार में है। गुवाहाटी कहां पर? यह असम में है। कोलकाता आपका कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई और कोयम्बटूर ये भी तमिलनाडु में है। इधर की तरफ बात करें, अहमदाबाद आ गया जो गुजरात में है। ठीक है, पुणे, नागपुर और मुंबई ये तीनों कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। गोवा में है। न्यू मैंगलोर और बेंगलोर ये दोनों कर्नाटक में है। न्यू मैंगलोर इधर है, बेंगलोर उधर है। कालीकट जहां पर यूरोपियन जो थे पहले सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे। कोची, कन्नूर और तिरुवनंतपुरम ये सब कहां है? केरल में है। वापस रिपीट कर रहा हूं, कालीकट, कोची, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम ये केरल में है। तो आपको ये नक्शा याद समझ में आना चाहिए। नक्शा बनाने का तरीका देखिए, आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप यूं लीजिए, मैं भी कोई अच्छा नहीं बनाता हूं, लेकिन आप यूं लेके फिर आप इसको यहां से कर दीजिए, यहां से 2 खाड़ी बना दीजिए, एक ये खंबात की और ये हो गई आपकी कच्छ की, और फिर आप इस हिसाब से लोकेटेड कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इसमें नक्शे के हिसाब से काफी चीजें हैं जो हम अभी नक्शे की क्लास में करेंगे। अब हमारे पास में एक ही चैप्टर बचा है, उसके बाद हम नक्शा शुरू करेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और धैर्य के साथ में आगे बढ़ते रहिए, हमको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।